तो इस क्वेश्चन को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था स्टेप वाइज। तो स्टेप हमने 1, 2 और 3 हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेप नंबर 4। ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे डिजाइन लोड पर मीटर लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। लास्ट लेक्चर में हमने इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब कैसे कैलकुलेट करते हैं शोल्डर स्पैन के अकॉर्डिंग और लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग वो देखा, और इफेक्टिव स्पैन देखा, इफेक्टिव डेप्थ देखी निकाली, और हमने अज्यूम किया था 1 मीटर विड्थ, ठीक है जी, स्लैब की, 2 वे स्लैब की। ओके, तो उसके बाद हम स्टेप नंबर 4 तक पहुंचते हैं। स्टेप यहाँ पे, तो स्टेप नंबर 4 में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर डिजाइन लोड को। कैलकुलेट फैक्टर्ड डिजाइन लोड पर मीटर लेंथ। ठीक है जी। तो पर मीटर लेंथ पे हम क्या करेंगे, डिजाइन लोड यानी कि WU की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। तो WU से हम डिनोट करते हैं, तो ये बात ध्यान रखनी है आपने। तो फैक्टर डिजाइन लोड को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो लोड्स हैं या कि सेल्फ वेट है स्लैब का वो पता होना चाहिए, और अगर सेल्फ वेट निकालना तो हमें विड्थ पता होनी चाहिए, डेप्थ पता होनी चाहिए, ओवरऑल डेप्थ पता, क्योंकि एरियाज पता होगा तो हमें सेल्फ वेट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। और लाइव लोड हमें ऑलरेडी गिवन है इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ से आसानी से डिजाइन लोड्स को निकाल सकते हैं। ठीक है जी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब यानी कि डेड लोड। डेड लोड की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करनी है वो कैसे करें, ये बात हमने देखनी है। तो सेल्फ वेट, जब भी हम किसी चीज का सेल्फ वेट निकाल रहे हैं तो वहां वो बात ध्यान रखनी है, सेल्फ वेट इक्वल क्या रहता है, जो हमारा एरिया इनटू डेंसिटी, यानी कि जो हमारी विड्थ है, डेप्थ है, बी या बी विड्थ ऑफ द स्लैब आएगा, ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब इनटू डेंसिटी, जितनी डेंसिटी रहेगी वो हमारा क्या होगा। और आरसीसी की अगर हम यूनिट वेट की बात करें तो वो कितना था, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो सेल्फ वेट अगर हम बात करें सेल्फ डेड लोड निकालने की, तो यहाँ पे हमारे पास बी और डी की वैल्यू कितनी है, डी हमारे पास 200 mm आया था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास बी हमारे पास कितना था, 1 मीटर विड्थ, स्टेप 1 में हमने देखा। तो 1 मीटर इंटू डी, डी हमारे पास कितना है 200 mm, तो 200 mm को हम क्या कर लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.200 मीटर हो गया, इंटू हमारे पास डेंसिटी, यहाँ पे यूनिट वेट की बात हो रही है, तो यूनिट वेट कितना रहेगा, यूनिट वेट ऑफ आरसीसी हम यूज करेंगे 25 किलो न्यूटन। अगर किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर ले तो सही रहेगा। तो हम क्या करेंगे 2500 न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है जी। तो ये रिलेशन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है जी। तो सेल्फ वेट यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो सेल्फ वेट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 5000 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। तो लाइव लोड हमें गिवन है भाई, लाइव लोड कितना गिवन है, 3 किलो न्यूटन। इसको हम किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो इसको हम 3 न्यूटन पर मीटर में हम 1 मीटर लाइव लोड है, तो इसको हम क्या क्या करते हैं 1 मीटर इंटू हम करेंगे लाइव लोड को, 3 किलो न्यूटन हमें गिवन है स्लैब का, तो इंटू 1 मीटर कर दें। ठीक है जी। तो मीटर से मीटर कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आएगा 300 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास लाइव लोड आ गया है। तो लाइव लोड और डेड लोड को जब हम ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 से, हमारे पास क्या आता है, फैक्टर्ड डिजाइन लोड आता है। तो टोटल लोड अगर करते हैं तो 300 प्लस 500 कर देंगे तो टोटल लोड आ जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम सीधा फैक्टर्ड डिजाइन लोड की बात करते हैं। फैक्टर्ड डिजाइन लोड, तो फैक्टर्ड डिजाइन लोड को हम WU से डिनोट करेंगे, इक्वल टू क्या रहेगा 1.5 डेड लोड 5000 प्लस लाइव लोड 3000। ठीक है जी। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आती है आफ्टर द कैलकुलेशन, 12000 न्यूटन पर मीटर
मीटर हमारे पास फैक्टर्ड डिजाइन लोड आ रहा है, ठीक है जी, आफ्टर द कैलकुलेशन, ठीक है जी। तो यहाँ से 5 3 8 8 8 इंटू 1.5 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। ओके, तो ये हमारा फैक्टर डिजाइन लोड है। तो फैक्टर डब्ल्यू की जब वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम जो फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है यानी कि एमयू की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है जी। तो स्टेप नंबर 4 में हम देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम फैक्टर्ड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को हम डिनोट करते हैं एमयू से। तो एमयू की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिजाइन लोड की हेल्प लेनी होगी। तो डिजाइन लोड हमने स्टेप 4 में कैलकुलेट कर लिया है। तो स्टेप नंबर 5 की बात करते हैं। ओके, स्टेप नंबर 5 में हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट अल्टीमेट मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे जो अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने तो टू वे स्लैब है, तो यहाँ पे शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी कि एमयू की वैल्यू जो है वो एक्स डायरेक्शन में और एमयू की वैल्यू जो है वाई डायरेक्शन में भी हमें निकालनी पड़ेगी, लॉन्गर और शॉर्टर स्पैन दोनों के अकॉर्डिंग, शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे एमयू की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एमयू की वैल्यू जब हम टू वे स्लैब की बात करते हैं तो क्या रूल है, कोएफिशिएंट्स हम यूज करते हैं, कैसे करते हैं वो देखिए। अल्टीमेट मोमेंट के लिए एम जो एक्स की वैल्यू जो रहेगी, अगर हम बात करें शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग अलोंग अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अलोंग शॉर्टर स्पैन, सबसे पहले हम निकालते हैं अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अलोंग शॉर्टर स्पैन, ठीक है जी। तो लॉन्ग शॉर्टर स्पैन हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या रूल रहेगा, एमयू, हम शॉर्टर स्पैन को कैसे डिनोट करते हैं, एमयू एक्स से, ठीक है जी। यानी कि एमयू एक्स की वैल्यू, एमयू एक्स इक्वल टू, ये ध्यान रखनी है आपने, ये जो टर्म है यूज करने वाले हैं ये याद रखनी है आपने, अल्फा एक्स इंटू डब्ल्यू यू एल एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म जो है वो यूज होने वाली है यहाँ पे, ये शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग है अल्फा एक्स डब्ल्यू यू एल एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। और बेंडिंग अल्टीमेट मैक्सिमम अलोंग लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग अगर बात करें हम, अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अलोंग लॉन्गर स्पैन। तो लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमारे पास एम यू वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा वाई डब्ल्यू यू इंटू एल वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने, ये दोनों टर्म हम शॉर्टर और लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब अल्फा एक्स और अल्फा वाई में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं। अल्फा वाई क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं जो हम डायरेक्टली टेबल से हम इनकी वैल्यूज को कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द लॉन्गर एंड शॉर्टर स्पैन की हेल्प से, ठीक है जी। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू, अगर एल वाई और एल एक्स की जो वैल्यू है, यानी कि जो हमारी इफेक्टिव लॉन्गर स्पैन और इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन की वैल्यू है, ठीक है जी। इफेक्टिव लॉन्गर स्पैन और इफेक्टिव शॉर्टर स्पैन की जो वैल्यू है उसको अगर हम क्या करेंगे, रेशो देखेंगे, तो उस रेशो के अगेंस्ट जो अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू हमें टेबल में गिवन है, आईएस कोड 4562,000 में गिवन है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें इफेक्टिव जो स्पैन निकाला था हमने, लॉन्गर स्पैन हमारे पास आया था 7.15 और
तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ रही है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.39 यानी कि 1.40 के लगभग आ रही है। तो 1.40 हम कोड में टेबल में चेक करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो वैल्यू है अल्फा एक्स और अल्फा वाई की, वो देखिए कितनी वैल्यू आ रही है। वो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है अल्फा एक्स की 0.099 वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, ये कोड से वैल्यू डायरेक्ट हम इसके अगेंस्ट वैल्यू को हम कलेक्ट कर सकते हैं। और अल्फा वाई की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे हमारी कोड में जो वैल्यू आ रही है 0.051। तो ये हम दो वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 0.051। ठीक है जी। उसके बाद WU की वैल्यू अभी हमने स्टेप नंबर 4 में डिस्कस किया फैक्टर्ड डिजाइन लोड। फैक्टर्ड डिजाइन लोड की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, कितनी आई थी 12,000 न्यूटन पर मीटर। तो हमारी WU की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12,000। WU की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे 12,000 न्यूटन पर मीटर। ओके, अब LX और LY हमने कैलकुलेट कर रखे हैं। अलोंग द शॉर्टर स्पैन हमने इफेक्टिव स्पैन की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है और इफेक्टिव लॉन्ग स्पैन की वैल्यू भी हमें पता है और इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन की वैल्यू, इनको क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास पूरी टर्म जो आएगी आफ्टर द पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एक्स WU और LX, और इसमें भी अल्फा वाई WU और LY की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी अलोंग द शॉर्टर स्पैन, जो मैक्सिमम अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है अलोंग शॉर्टर स्पैन और अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है अलोंग लॉन्गर स्पैन, हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं भाई। तो हमारे पास लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग जो शॉर्टर स्पैन के अकॉर्डिंग शॉर्टर इफेक्टिव शॉर्ट स्पैन कितना था हमारे पास 5.15, तो इसका स्क्वायर कर देंगे और हमारे पास LY की वैल्यू कितनी थी 7.15, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो इसमें जब पुट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है MUX की वैल्यू जो कितनी आएगी आफ्टर द कैलकुलेशन, ये वैल्यू सारी पुट कर दी तो इसके बाद हमारे पास MUX की वैल्यू जो आ रही है वो आएगी 31508.73 into 10 raised to power 3 न्यूटन मिलीमीटर। तो ये वैल्यू आ रही है। और MUY यानी कि लॉन्गर स्पैन जो हमारा मैक्सिमम अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है यहाँ पे 31286.9 into 10 raised to power 3 न्यूटन मिलीमीटर। तो ये वैल्यू जो आई है आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास शॉर्टर स्पैन के और लॉन्गर स्पैन के अकॉर्डिंग अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहां से अगर हम स्टेप नंबर अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद, क्योंकि हमने फैक्टर डिजाइन लोड कैलकुलेट किया अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट किया, तो अब हम चेक कर लें डेप्थ, क्योंकि डेप्थ हमारे पास आ चुकी है, विड्थ आ चुकी है, इफेक्टिव स्पैन हमें पता चल गया, तो डिजाइन पूरा हमारे पास आ चुका है जो हमने डायमेंशंस लेनी है। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम डेप्थ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो वो हम स्टेप नंबर 6 में देखते हैं। तो चेक फॉर डेप्थ ऑफ स्लैब। तो स्लैब के लिए जो डेप्थ हम लेके चल रहे हैं तो वो सही है या नहीं है वो देख लेते हैं। चेक फॉर डेप्थ ऑफ स्लैब। स्टेप नंबर 6 में हम सीखेंगे चेक फॉर डेप्थ ऑफ स्लैब। ठीक है जी। तो स्लैब डेप्थ को चेक करने के लिए हमारे पास, क्योंकि द स्लैब विल बी डिजाइन एज ए बैलेंस सेक्शन, तो हमारे पास MU की वैल्यू भी है, MU जो मैक्सिमम अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं बैलेंस सेक्शन के लिए यहाँ पे जो रूल है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास डेप्थ की वैल्यू को भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे है द स्लैब विल बी डिजाइन एज ए द स्लैब विल बी डिजाइंड as a balanced
बैलेंस सेक्शन MU लिमिटेड क्या होता है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू MU की है हमारे पास है, तो MU x की वैल्यू जो है शोल्डर स्पैन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम शोल्डर स्पैन के अकॉर्डिंग ही सारी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर बैलेंस सेक्शन, फॉर बैलेंस्ड सेक्शन MU लिमिटेड यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे MUX, ठीक है जी, लॉन्ग शोल्डर स्पैन। तो Fe415 स्टील ग्रेड दिया हुआ है, तो स्टील ग्रेड दिया हुआ है 0.138 FCK B into D स्क्वायर। तो ये हम टर्म यूज करेंगे यहाँ पे 0.138, क्योंकि किसके लिए, Fe415 स्टील ग्रेड के लिए यूज है, तो यूज कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे, ठीक है जी। तो MUX की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बैलेंस सेक्शन हमारे पास हमने MUX की वैल्यू जो है हमें पता है, अभी कैलकुलेट कर रखी है हमने स्टेप नंबर 5 में। तो MUX की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और यहाँ से अननोन जो D है, तो ये वैल्यू देखते हैं कितनी है। MUX की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की तो कितनी आई थी हमारे पास 31508.73 10⁻³ इक्वल टू 0.138 FCK कितना है हमारे पास 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इनटू B कितना है हमारे पास 1 मीटर यानी कि 1000 mm इनटू D स्क्वायर हम क्या करते हैं अननोन रखते हैं। तो यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अज्यूम की है वो सही है कि नहीं है वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो D इक्वल टू यहाँ से जो D कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास वैल्यू आ रही है 106.85 mm। तो ये D की वैल्यू आ रही है इस टर्म से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो यानी कि जो 106.85 वो क्या है हमारे पास लेस देन है ना 180 mm से, 180 mm से लेस देन है हमारे पास। ये हम 180 mm ले रहे थे, D की वैल्यू कितनी ले रहे थे, D इक्वल टू 180 mm था और कैपिटल D हमारे पास 200 mm था, ठीक है जी। तो इफेक्टिव स्पैन इफेक्टिव डेप्थ कितनी आई थी स्लैब की 180 mm अलोंग द शोल्डर स्पैन, यानी कि हमारा जो डेप्थ है वो सही है, ठीक है जी। लेस देन आ रहा है तो इसका मतलब क्या, हेंस डेप्थ सिलेक्टेड, हेंस यहां पे एक टर्म लिखेंगे हम, हेंस डेप्थ सिलेक्टेड यानी कि dx की वैल्यू इक्वल टू 180 mm, hence depth selected is sufficient to resist the ultimate maximum bending moment, तो ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि हमारी D की वैल्यू जो है यहाँ से लेस देन 180 mm से, तो ये हमारा क्या है सफिशिएंट है। जो हमने शोल्डर स्पैन के अकॉर्डिंग जो इफेक्टिव स्लैब की जो इफेक्टिव डेप्थ ली है 180 ली है, ठीक है जी। तो ये हमारी यहाँ पे लेस देन आ रही है तो ज्यादा ही ली है, ठीक है जी। तो ये सही है, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है हमने हमारे पास। तो हम यहाँ पे अडॉप्ट क्या कर रहे हैं, हमने अडॉप्ट क्या किया है D अडॉप्ट जो हमने किया है D कितना है हमारे पास ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब 200 mm, dx हमारे पास कितना आया था 180 और dy हमारे पास कितना आया था 170 mm, ठीक है जी। तो ये हम क्या कर रहे हैं अडॉप्ट कर रहे हैं हमारी इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब अलोंग शोल्डर स्पैन, अलोंग लॉन्गर स्पैन और ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब, ठीक है जी। तो ये हमने चेक कर लिया यहाँ पे स्लैब जो है सफिशिएंट है, हमारी जो स्लैब डेप्थ है जो रेजिस्ट कर सकती है अल्टीमेट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को, ओके जी। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की और जो डिजाइन है हमने रेनफोर्समेंट जो करनी है वो हम कितनी करनी है अलोंग शॉर्टर स्पैन और अलोंग लॉन्गर स्पैन। तो दोनों क्योंकि हम स्टेप बात कर रहे हैं टू वे स्लैब की, तो टू वे स्लैब को डिजाइन करने के लिए हमें क्योंकि जो रिइंफोर्समेंट करते हैं वो हम बोथ साइड्स द स्लैब हम क्या करते हैं मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। ये हम कंपैरिजन ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा कंपैरिजन रहता है वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में, तो टू वे स्लैब में हम मेन स्टील हम क्या करते हैं
करते हैं, बोथ साइड्स प्रोवाइड करते हैं। तो स्टेप नंबर हमारा जो 7 रहेगा, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन ऑफ रिइंफोर्समेंट को, जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। डिजाइन ऑफ रिइंफोर्समेंट along shorter and long span, ठीक है जी। तो दोनों स्पैन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिइंफोर्समेंट को डिजाइन करेंगे। कैसे हम करेंगे, देखिए एरिया ऑफ स्टील अलोंग शॉर्ट स्पैन, AST की वैल्यू जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ स्टील along short span, तो हम डिनोट करते हैं AST x से, क्योंकि शॉर्ट स्पैन को हम x लिख सकते हैं। तो AST x की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो AST x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम किस टर्म में MU x की वैल्यू हम यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। MU x इक्वल टू क्या रहता है, हमारा जो वैल्यू रहेगी AST x के लिए 0.87 FY AST x, ठीक है जी। ये हम वन वे स्लैब में भी यही यूज कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे MU था ओनली, यहाँ पे AST था। बस फर्क क्या है, यहाँ पे हम शोल्डर स्पैन के अकॉर्डिंग ही क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। dx माइनस FY AST x डिवाइडेड बाय FCK into B, तो ये हम काम यूज करेंगे लॉन्ग शोल्डर स्पैन। ओके, तो लॉन्ग शोल्डर स्पैन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है यहाँ। ओके, तो सबसे पहले वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो AST x यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो MU की वैल्यू जितनी हमने MU की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो MU की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 31508.73 into 10 raised to power 3। FY की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। AST अननोन रहेगा। dx अभी हमने इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू जो है अलोंग शोल्डर स्पैन हमारी कितनी थी, 180 mm, ठीक है जी। FY हमारे पास 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, ठीक है जी। AST FC के हमारे पास कितना है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, और B हमारे पास क्या है, 1000 mm है, ठीक है जी। तो ये वैल्यू सारी की सारी हमारे पास नोन है। तो AST हमारे पास अननोन है, तो AST की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो AST यहाँ से आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आ रही है हमारे पास 516 mm स्क्वायर, ठीक है जी। तो AST की वैल्यू आफ्टर द कैलकुलेशन जो आएगी हमारे पास, AST x की वैल्यू जो आएगी 516 mm स्क्वायर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इसमें जब हमारे पास अलोंग द शोल्डर स्पैन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है, तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है आपने। अब हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट कितनी करते हो चेक भी तो कर लें, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो ये देख लिए मिनिमम एरिया ऑफ स्टील अगर हम बात करें तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बात भी यहाँ पे जाननी होगी, ठीक है जी। तो हमने आफ्टर द ये हमारी जो रूल अप्लाई किया, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यू पुट करने के बाद आफ्टर द कैलकुलेशन हमारी AST की 516 आ रही है। तो अगर हम बात करें जो मिनिमम रिइंफोर्समेंट है स्टील प्रोवाइड करते हैं वो कितनी है, कैसे हम प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे मिनिमम एरिया ऑफ स्टील जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो रिक्वायर्ड कितना रहेगा, तो देखिए 0.12% 0.12 B into D by 12% रहता है हमारा 100। तो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू हमें पता है कितनी, विड्थ ऑफ द स्लैब कितनी, 1000 mm है, ठीक है जी। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब कितना है हमारे पास, 200 mm है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ स्टील मिनिमम एरिया कितना है हम प्रोवाइड कर सकते हैं, 240 mm स्क्वायर, 240 mm स्क्वायर। ये आफ्टर द कैलकुलेशन वैल्यू आई है। तो हमारे पास कितना है, 516 mm स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम 240 कर सकते थे, 240 से तो कम नहीं है, ज्यादा ही है, ठीक है जी। तो मिनिमम हम 240 कर सकते थे, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या है, द एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज मोर देन द
मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हेंस ओके, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे हम लिख सकते हैं, AST 516 यूज कर रहे हैं, ASTX हमारा कितना था 516 mm², ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट 240 कर सकते थे। द एरिया ऑफ स्टील इज, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, इज प्रोवाइडेड इज मोर देन मिनिमम रिक्वायरमेंट हेंस इट इज ओके। तो ये क्या है, हमारा जो टर्म है सही है। तो अब यहाँ पे हम बात करें एरिया ऑफ 1 बार, तो एक बार का जो एरिया हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 10 mm का डाया बार का यूज कर रहे हैं, तो 10 mm के लिए अगर हम यहाँ पे यूज करें, तो यहाँ से हम एक बार का डाया भी निकाल सकते हैं, उसकी स्पेसिंग निकाल सकते हैं। जब हमारे पास डाया बार एक बार का आ गया, तो उसके बाद हम लॉन्गर स्पैन की निकालेंगे। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें अलोंग द लॉन्गर स्पैन हमारा जो एरिया है, हम रिइंफोर्समेंट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, और उसकी जो स्पेसिंग है कितनी लिखनी है, और एरिया ऑफ 1 बार क्या रहेगा, उसकी स्पेसिंग क्या रहेगी, वो भी हम टर्म यहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं इसी स्टेप का सेकंड पार्ट जो रहेगा, जो हमारा एरिया ऑफ स्टील रहेगा अलोंग लॉन्गर स्पैन, वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में।